बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब को सड़कें नापने का ताना देने वाले नवाज शरीफ साहब कल खुद सड़कें नापने के लिए निकलने वाले हैं। नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दिल में आखिरकार 5 साल के बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली का दर्द भी जाग उठा। समझता हूं कि गिलानी का मामला नाअहली तक नहीं जाना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब की जानिब से एतराफ किया गया। कल तक गिलानी को निकलवाने वाले आज उनकी नाअहली में भी साजिश का अंसर तलाश करने लगे। जमहूरी हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान ने कभी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया। 1971 की जंग के बाद भुट्टो साहब की जानिब से मुल्क को संभाला गया। सवाल यह है कि हर मौके की मुनासबत से बयान बदलने वाले ये तमाम सियासतदान खुद को गजनी समझते हैं या फिर अवाम को बेवकूफ समझते हैं। इससे मुतालिक डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे, माजी के हवाले भी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सानिया कोयटा को 1 साल बीत चुका है। दहशतगर्दी पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। हमें ये जंग हौसले से लड़ना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का कोयटा में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। सानिया कोयटा की तहकीकात करने पर चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की भी खूब तारीफें की गई। साथ ही काजी फाइज ईसा रिपोर्ट की समात को तेज बनाने का टास्क जस्टिस खोसा के हवाले कर दिया गया। हुकूमत ने कहीं पर भी गफलत की तो उस खला को हम पुर करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 टोक ऐलान कर दिया गया। प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि इंडिया में तैनात पाकिस्तान के साबिक सफीर अब्दुल बासित के अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी पर संगीन इल्जामात की बौछार। अब्दुल बासित का एजाज चौधरी को खत लिखकर चार्जशीट किया गया। आप पाकिस्तान के बदतरीन सेक्रेटरी खारजा रहे एजाज चौधरी की नाकामी की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। इस खत का ये मतन है। मारूफ सिफारतकार अब्दुल बासित ने 5 जुलाई 2017 को लिखे जाने वाले खत में एजाज चौधरी से मुतालिक मजीद क्या सनसनीखेज इंकिशाफात किए, पहली बार प्रोग्राम मुकाबिल में हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले वजीर आजम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब कल रैली की सूरत में निकल रहे हैं, जीटी रोड का रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या होगा कल, क्या होने जा रहा है? कल तो कल ही है, मगर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई वो खुद ही इतना डर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है। शो ऑफ पावर जाहिर है वो करेंगे। वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनकी सूबे में भी गवर्नमेंट है, यहाँ भी गवर्नमेंट है, रिसोर्सेज हैं, डीसी हैं, थानेदार हैं, वर्कर हैं, सारा कुछ है। तो वो शो ऑफ पावर मुनासिब हो जाएगी। मगर वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो ख़ास तौर पे अटैम्प्ट करेंगे जिस तरह पहले धरनों में डर होता था और ये लगा रहता था लॉन्ग मार्चेस में ये कि हुकूमत गिर जाएगी, ये निज़ाम बिगड़ जाएगा। ऐसा कोई खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात है। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो ये मुलाकातें से जो सामने शख्सियत और उनकी स्टेट ऑफ माइंड आ रही है, वो बड़ी वही है जो कि जिसका हम यहाँ पे शक का इजहार करते रहते थे, मैं और क्लास साहब और थोड़ा सा आप भी। चलिए वो ये कि 4 दिनों में उन्होंने इतनी मुलाकातें कर ली हैं सहाफियों से जो 4 सालों में नहीं की। ये देखा ना आपने, मेरा हुआ 4 दिन में। काश कि ये मुलाकातें ज्यादा कर लेते और मुलाकातों में कुछ ऐसे लोग भी कर लेते, बुला लेते जो उनसे मुखालिफ व्यू रखते, जो ऑल्टरनेट व्यू रखते हैं, या उनसे हाँ में हाँ नहीं मिलाते, चमचागिरी नहीं करते, वो नहीं करते। वो उन्होंने 4 साल में नहीं की। अभी भी मतलब आप कहना चाहते हैं शाहीन सबाई साहब को बुला के बिल्कुल इंटरव्यू देते, पूछ लेते या उनके इंटरव्यू देख लेते, उनकी तहरीरें पढ़ लेते उन जैसे लोगों की। अच्छा, मोहम्मद मालिक साहब को भी नहीं बुलाया? मोहम्मद मालिक साहब के साथ घर के आदमी होते हुए ही शहबाज साहब चलाक है ना, वो समझदार है, उन्होंने बुला के पूरा मशवरा लिया जो है सारा। इस वजह से देख ले, वो कह सकते हैं मैं बच गया, ये मोहम्मद मालिक क्रेडिट ले सकता है। ये गुस्ताखी मालिक साहब की आप कर सकते हैं, मेरे अंदर तो जरूरत नहीं। हम सराकी मालिक साहब जो की बाकी सारी चीजों के तो अपने जवाब देंगे। मालिक साहब एक समझदार आदमी है, इस पे तो कोई शक नहीं है। बाकी ये मशावरत आपकी ना इसलिए भी नहीं कर सकता, उनको मैंने आजकल एक काम कहा हुआ है तो मैं तो वैसे अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं कहूँ आप गलत कह रहे हैं। तो वो उसमें अभी भी जो लोग बुलाए जा रहे हैं उसमें जो जिनको हम जानते हैं कोई 2-2, 4-4 ही होते हैं 20-30 के मजमे में, जो कि अभी भी सच्ची बात थोड़ी दरमियानी सी कर रहे हैं 2-3 दिन। और वो भी जब करते हैं जो करते हैं, जो हमें इतलाएं आई हैं, हमें तो ज़ाहिर है ये शर्फ हासिल हुआ ही नहीं है। उनसे कोई 20 के साल हो गए हैं, एक दूर से एक दफ़ा मुलाकात इस तरह करके वेव हुआ है, बस उसके अलावा कोई नहीं शायद पहचानते हैं या नहीं। डॉन के जो ब्यूरो चीफ हैं
शिराजी साहब उन्होंने भी अच्छी किए हैं, बातें कुछ की और लोगों ने भी दो चार ने अच्छे किए हैं। और जब जिन्होंने जब वो बातें की हैं तो वो हमें जो इतलाएं मिली हैं, प्राइम मिनिस्टर का एक मुंह से फूल जाता है, गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनको आदत नहीं रही है, पसंद नहीं करते और बाकी जो दरबार है ना वो भी हिल जाता है कि ये बड़ी ज्यादती है, बड़ा सख्त सवाल किया है, बड़ी और एक दूसरे बड़ी बदतमीजी की है, और एक दूसरे पूछते हैं गुस्ताख को किसने बुलाया था, गुस्ताख को किसने बुलाया था। ये भी है, क्योंकि होता ये रहा है 4 साल में क्लियरली कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अखबार पढ़ने की उनको आदत नहीं है, उनके पास वो सिर्फ एक रिपोर्ट जाती है, कैजुअली उसको देखते हैं। और टीवी में भी वो पसंदीदा प्रोग्राम जो हमें बताया गया है, मुझे अगर कोई कह देगा मैं गलत हूँ तो मैं अगले दिन कल इकरार करके माफी मांग लूंगा। तो वो कभी कभी बस वो कैजुअली देखते हैं, खासतौर पे उन लोगों को जिनको मुतल्लिक जो है ना उनको बता दिया गया है कि ये आपके दुश्मनों के हैं, पे रोल पे हैं, ये जो है ना पीपल्स पार्टी या किसी ना किसी के पे रोल पे, उनके प्रोग्राम नहीं देखते, ऐसी तबाह पे ग्रां गुजरती है उनके, तो वो नहीं देखते थे टीवी इस तरह का। और किताबें पढ़ने का वैसे ही उनको शौक नहीं है। तो उनकी जो गवर्नमेंट थी, सच्ची बात ये है कि साहब इस दफ़ा अगर आपने माजी का उनका देखना हो तो ये 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप कैसे गुजारी, तो उन्होंने ये ठेके पे दी हुई थी, ये पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अपने जो आगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को सारा फाइल वर्क दिया हुआ था, और जी मैंने बस काम की गल दसना, जो जहाँ मेरी ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। तो आधी प्राइम मिनिस्टरशिप तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब चलाते रहे हैं, और वो फंसेंगे, वो जो काम उनके नाम पे करते रहे ना प्राइम मिनिस्टरशिप के, वो सारी चीज़ें हमारे काफ़ी सारी नोटिस में हैं, बाकी आ जाएंगी, ज़रा सी ताकत से ही ले लेंगे वो। दूसरा जाहिर है इकोनॉमिक मैटर्स, और उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो वर्चुअली सागडार साहब थे। ईसीसी को इजाजत थी कि बगैर कैबिनेट के अप्रूवल में फैसला करे, अदालत को इंटरवीन करके चढ़वानी पड़े कि जनाब कैबिनेट जरूरी है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ऑर्डर किया था कि डार साहब कि जनाब अपनी दुकान अकेले ना चलाएं, कैबिनेट ताकि सारे फैसले लेकर जाएं। हालांकि कैबिनेट जमहूरियत चल रही थी, कैबिनेट में भी ना वो जो फैसले होते थे ना बहस होती थी, ना कुछ थी, ना फाइलें दिखाई जाती थी, रबर स्टैम्प थे, वो तो था ही नहीं है। पार्लियामेंट में वो आते कहीं नहीं थे कि वहाँ आके कोई तबीयत पे गिराना गुजरे, कोई ऐसी तकरीर ना कर जाए या क्वेश्चन आवर देख लें, वो बिल्कुल नहीं आते थे। कैबिनेट में बहस नहीं होती थी, और मीडिया मैनेजमेंट मरियम बीबी को दे दी थी, आखिर में तो पॉलिटिकल एंड मीडिया मैनेजमेंट उनको ही दे दी थी। तो इस हाल तक अब जाके थोड़ी सी उन पर आश्कार हो रहा है, और मुझे यकीन है कि साहब, पहले मैं सोचता था मुझे शक है, अब मुझे यकीन है कि उन्होंने फैसला पूरा नहीं पढ़ा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पड़ा जनरल मुशर्रफ वाला कि उनको बाहर जाने की इजाजत किसने दी, उन्होंने उनका टोटल पाकिस्तान के व्यू वो है जो उनके मंजूर नज़र जो है ना वकीलों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, और मंजूर नज़र पॉलिटिशियन, दरबारी पॉलिटिशियन उनको बता दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल उनके जो जुमले सुनते हैं ना उससे हो जाता है कि ये वो ऐसे कहते नहीं, वो मानते भी हैं कि जी मुझे मेरा सिर्फ कसूर ये था। फेवरेट जुमला उनका जो जलसे में भी कहते हैं, टीवी पे भी कहते हैं कि मैं सीपैक बना रहा था इसलिए मेरे खिलाफ साजिश हो गई, क्योंकि मुल्क में तरक्की बहुत हो रही थी, पुल बन रहे थे और सड़कें बन रही थी, इसलिए मुझे निकाल दिया। ये वो रिपीट करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि एक तो ऑफकोर्स आप पब्लिक मीटिंग में इस तरह की बातें आम आदमी को करते हैं, और वो भी पुराने ज़माने में टेलीविजन के से पहले किया करते थे, आजकल फैशनेबल वो इतना लोग मानते नहीं है जल्दी, मगर वो कहीं जाते हैं, वो बिलीव करते हैं। उनको वाकई किसी ने अल्टरनेट व्यू नहीं दिया कि इकोनॉमी की जनाब ऐसे जिस तरह आप समझ रहे हैं ना, आपके ब्यूरोक्रेट्स ने ब्रीफिंग दी हुई, ऐसी सूरत हाल नहीं है। इसहाक डार के अलावा भी किसी से पूछ लें कि जनाब $32 बिलियन का जो आप रोज रोते रहते हैं कि ट्रेड 32 से 35 के दरमियान का जो ट्रेड जो है ना डेफिसिट हो गया है कि एक्सपोर्ट आपकी 25 बिलियन से 20 बिलियन पे आ गई है, और इंपोर्ट्स आपकी इतनी कभी बढ़ी ही नहीं थी। और ये गैप कैसे है, और एक्चुअली जो करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है, बजट डेफिसिट भी है, वो 4% नहीं है, वो 8% है। और जो ग्रोथ के फिगर्स हैं वो बड़े पाकिस्तान के सीनियर इकोनॉमिस्ट ने क्वेश्चन कर दिए हुए। दूसरा वो कह रहे हैं एक सिंप्लीफिकेशन, लाइफ इज सो सिंपल फॉर हिम, आसान लफ्जों में वो फैसला कर देते हैं। मेरे खिलाफ जी अदालतों ने ना इसलिए कर दिया कि मैंने बच्चों से अपने से ना एक कंपनी की तनख्वाह नहीं ली थी, और मैंने इनको कोई पैसे भिजवाए थे, इन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट भिजवाए थे, कुछ ना मिला तो ये वजह नहीं। 1 अरब से ज्यादा के गिफ्ट थे भाई साहब, और ये नहीं था, और ये केस बहुत ज्यादा है। मेरी उनसे इल्तिजा है, आखिरी बात कर दूं कि खुदा के लिए पिछले फैसले नहीं पढ़े, ये रेफरेंसेस जो है ना ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लास साहब इस वक्त जो है ना ये सारी जो कल रैलियां पूछ रही थी ना, ये एक ऐसे ही डिकॉय है, ये बचने का तरीका है। ये आज और 8 सितंबर को जब ये रेफरेंसेस खुलेंगे, गिलोटिन गिर जाएगी, उस वक्त तक हो रहा है टिक टिक, घड़ी ना, घड़ी टिक 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 कर रही है। उसके बाद आवाज आएगी फिर टन टन,
उसके बाद फिर टन टना टन है, क्योंकि अगर आप वो फाइलें पढ़ लें, आप और मैं वो फाइलें पढ़ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ टिक 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 टन 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 एंड देन टन टना टन। आपने पता है मुझे किसकी याद दिलाती है? मेरे सबसे फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर मुस्तफा कुरैशी की मौला जट वाली फिल्म की वो जो टोक टोक टोक, मैं आखिरी बात कह दूं, संजीदा बात की है, आप और मैं वो पढ़ रहे हैं कि जो रेफरेंसेस गए हैं उसमें ये कह रहे थे आज की जी 73 से निकाल ले, नहीं भाई वो 90 से लेके 93-99% जो आपकी जायदादें बढ़ी हुई हैं, 6 फैक्ट्रियों से जो 42 हो गई हुई हैं उसका हिसाब है, और फिर दूसरी गवर्नमेंट का हिसाब है, 16 फैक्ट्री 16 कंपनीज का हिसाब है, और वो एलडीए प्लॉट्स भी उसमें शामिल हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या एफआईए की अपॉइंटमेंट भी शामिल है। वो इतना बड़ा थद्दा है कि अभी हमारे से पढ़ा नहीं जा रहा। हम आइंदा आने वाले दिनों पे उस पर फोकस करेंगे कि वो मवाद क्या है। और वहां क्लास साहब इन्होंने पहले रसीदें नहीं दिखाई, वहां पे सीधा सीधा रसीदों वाला केस है। क्या बता दें, इन्होंने बताना है कि ये जायदादें कैसे बनाई हैं, रसीदें हैं तो ठीक है, देने पड़ेंगे सब, नहीं तो फिर टन टना टन। बिल्कुल कासम, मैं आपकी तरफ आऊंगी लेकिन ब्रेक में जाना पड़ रहा है। रेफरेंसेस से मुताल्लिक जो बात हो रही है, ब्रेक से वापस आकर डिटेल्स इसकी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल पहले क्रेडिट लिया गया नून लीग की जानिब से गिलानी साहब को नाअहल करवाने का, मगर आज वो दर्द उठा है तो कहते हैं कि नाअहली तक मामला नहीं जाना चाहिए था। क्या वजह है इसकी? ब्रेक लेंगे, इस पर बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ अहम नायाब शॉट्स दिखाएंगे नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक, जो आज समझते हैं कि गिलानी साहब का मामला नाअहली तक नहीं जाना चाहिए था। कल यही नवाज शरीफ साहब थे जो टीवी पर बैठ के ये फरमा रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब विंडिकेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हें घर चले जाना चाहिए। जो उन्होंने अल्फाज अदा किए, पहले वो हम आपको सुनाते हैं, उस पर वापस आके बात करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। मजीद कौम का वक्त जाया किए बगैर या इसमें मजीद कोई कंफ्यूजन या क्राइसिस पैदा किए बगैर, क्योंकि ये एक प्राइम मिनिस्टर अब ऐसे हैं जो एक कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इनके खिलाफ फैसला सुनाया गया, इनको सजा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि अब 30 दिन इधर गुजारें, कुछ और दिन उधर गुजारें, इससे मैं समझता हूँ कि कौम का वकार और मजरूह होगा, उनके अपने ओहदे जो उनका जो मनसब है उसका वकार मजरूह होगा, पार्लियामेंट का वकार मजरूह होगा। और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त बात नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि अब इस कन्विक्शन के बाद वज़ीर आज़म को फौरी तौर के ऊपर जो है वो अपना ओहदा छोड़ना चाहिए, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए, और फिर जो है वो जो भी उसके बाद हुकूमत बनती है, वज़ीर आज़म मार्ज वजूद में आता है तो उसके लिए राह हमवार करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसके बाद अब जो है वो वज़ीर आज़म को अब वक्त गुजारना चाहिए, हुकूमत को किसी और साजिश में उलझना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट की भी मैं समझता हूँ कि इस फैसले की मजीद ये तौहीन होगी। ये तो नवाज शरीफ साहब थे जो फरमा रहे थे कि फौरी तौर पर गिलानी साहब को ओहदा छोड़ना चाहिए, वरना पार्लियामेंट का वकार मजरूह होगा, कौम का वकार मजरूह होगा। चले अब उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक आपको सुनाते हैं कि जिन्होंने कहा था कि गिलानी साहब को नाअहल करने की पिटीशन हमने दायर की थी, पूरा क्रेडिट उन्होंने लिया था। जो वो फरमा रहे थे वो भी आप सुनिए। ये फैसला जो है ये कानून और आइन की हुक्मरानी को दोबारा कर, आपने देखा नहीं कि हम पिटिशनर थे, PMLN ने अपील फाइल की थी स्पीकर साहिबा के फैसले के खिलाफ। PMLN और ख्वाजा आसिफ PMLN की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, लिहाजा ये हमारी अपील के ऊपर फैसला हुआ है, PMLN की अपील। क्रेडिट तो यहाँ पे लिया क्लासेस साहब, आज क्यों ये दर्द उठने लगा है कि नाअहली तक मामला नहीं जाना चाहिए था? मैं क्योंकि हमने कभी मेरे मुंह से आपने कोई कसम खाते मुझे नहीं सुना होगा, लिहाजा हम कसम नहीं खाएंगे। मैं बहरहाल इतना दावा कर सकता हूँ मियाँ साहब दोबारा पोजीशन में आए, गिलानी साहब फिर वजीर आजम बन जाए, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ, कोई शर्त मेरे से लगाएं, ये फिर काले कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। ऐसी रामलीलाएं हमने कई दफा सुनी हुई हैं, ऐसे एक्ट करते हैं, इनोसेंट एक्ट करते हैं, पावर से बहराना, इनसे ज्यादा हम्बल बुरा लगता है, उनकी मैं अच्छाई करार दे देता हूँ। मैं लंदन में थे, मैं अरशद शरीफ और जियाउद्दीन साहब, मैं नाम दे रहा हूँ जिनके, हमारी इनसे
हर हफ्ते मुलाकात होती, जुमे वाले दिन हो जाती थी बकायदा, जैसे आजकल बुलाया जाता है ना इनको सहाफियों को कि आए। उस वक्त हम उनके बड़े फेवरेट होते थे, मैं, जिया साहब, और भी वहाँ पे अजहर हमारा दोस्त है लंदन में, वो भी, और भी लंदन के फरूक शाह वगैरह और बड़े सारे थे कि वहाँ जुमे वाले दिन जी गपशप हो रही, सियासत में क्या हो रहा है। मियाँ साहब की मैं अच्छा ही बता रहा हूँ, मैं उसको कोई बुरे तरीके से नहीं पेश कर रहा, उनकी मेहमान नवाजी। वो एक एक की प्लेट में उठते होते थे, जिया साहब ये लेना जरा खाना ले, अर्शद साहब आपने काम लिया ना जरा ये लेना आपके सारे, और भी इस तरह के वो सर्व करते थे। हालांकि वो सारी जो फूड आती थी वो वहाँ पे एक अदद बड़ा अच्छा एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है मिर्च मिसाला, उसके रियाज साहब बड़ा वो जेंटलमैन आदमी, तो वो सारी की सारी कह सकते स्पॉन्सरशिप उठाता था, खर्चा वहां से उठाते थे, स्पॉन्सरशिप वो होती थी खुराक पे। जैसे यहाँ पे इश्तिहारात नहीं चलते, हमारे प्रोग्राम में भी ये आके चलते हैं कि इसको फलां लोग जो है इश्तिहारात को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो सेम जो फूड स्पॉन्सर होती थी वहां पे वो रियाज साहब की होती। रियाज वाज ए वेरी जेंटलमैन। आजकल वही मियाँ साहब जो हैं 4 साल बाद वही रवैया मुझे उनको नजर आया। 4 साल नहीं, मुझे उनसे मुलाकात के मेरे को 10 साल से ज्यादा हो गया। आज 10 साल बाद मियाँ साहब का मैं वही रवैया देख रहा हूँ, हम्बल, पोलाइट, मेहमान नवाज, प्लेटों में खाना। आमिर साहब आपने ले ना बोटी चखे ना, आपने ना निहारी बड़ी अच्छी बनी, ये पाए देखें बड़े जबरदस्त बने, ये सीन हमने देखे हुए हैं। तो मैं जरा सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब जब पावर में आए 4 साल उन्होंने किसी सहाफी को अपने नजदीक नहीं आने दिया, बिल्कुल 4 साल उन्होंने अवाम को अपने करीब नहीं आने दिया। वो गाड़ियों वाली निकाले ना, जो वो लाहौर वाली, अगर वो आपके पास वीडियो पड़ी हो, जब मियाँ साहब गुजर रहे थे 60 गाड़ियों का काफिला, 2-2.5 हजार सड़क पे इधर उधर सिपाही खड़े होते हैं, जी जी, मियाँ साहब की 60 गाड़ियां गुजरती हैं शूं करके, अवाम को जुर्रत नहीं होती मियाँ साहब को देख सकें। ये जो मीडिया जो था, मेरे दोस्त जो है सारे के सारे कुलीग, और सहाफी को मिलना चाहिए, उनको एतराज तो नहीं हो सकता, उनको बुलाया गया, दे शुड गो, और अब उनको मिलना चाहिए, उनसे इंटरेक्शन करना चाहिए। 4 साल तक आपको मियाँ साहब नजर नहीं है। अब मियाँ साहब खाने में प्लेट में बोटियां डाले, बोटियां भी डाल रहे हैं, अब आपसे चाय भी पूछते हैं। अब उसमें अगेन उस वक्त रियाज साहब तो लंदन में थे, अब पंजाब हाउस का खर्चा चल रहा है, वही किचन चल रहा है सर, मियाँ साहब बैठे हुए हैं और मियाँ साहब का दरबार लगा हुआ है। ये लंदन में भी हमने दरबार देखा। मियाँ साहब उस वक्त भी मुझे याद है, पता क्या कहते थे? कहते थे अल्लाह बस मैंने बड़ी बादशाही कर ली, मैंने बड़ा वजीर आजम बन लिया, मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, मैंने पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बनना, मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल और आवाम के लिए लड़ रहा हूं। सर रऊफ साहब ये आप याद रखिएगा, और आज भी यही बात कर रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूं ना, मैं उनकी बातें सुन के मुझे लंदन का दरबार याद आ गया, और हम भी दरबारी होते थे सारे वहां पे बैठ के, ये सारे तमाशे हमने देखे हुए हैं। उनके भोलापन, मियाँ साहब से भोलेपन की एक्टिंग बेहतर कोई नहीं कर सकता। उस वक्त भी हमारी आंखों में आंसू होते थे आमिर साहब, इनकी मजलूमियत सुन के कितना बड़ा जुल्म हुआ। आज भी मैंने सुने तो बड़ी मुश्किल से आंसू मैं अपना रोक पाया हूं कि देखो मेरा यार, कसूर ये है कि मैंने सीपैक बना दिया, और प्लस मैंने बेटे से वो तनख्वाह लिया। हजूर आपको पता है आपके बेटे पे क्या इल्जाम सच है? सिंपल स्टोरी, बड़ी सिंपल, कितनी बड़ी सजा, सबने से पेचीदा किया, इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा दो। मसलन मैंने बेटे से नहीं लिया। हजूर आपको पता है कि आपके बेटे ने क्या काम किए? 1 अरब रुपया आपको उसने कैश में भेजा है, वो कैश जो अपनी कंपनी को दिखाता है घाटे में है। यही तो सारा स्कैंडल है कि आपके बच्चों के पास पैसा कहां से आया। आपके बेटे के पास 1 करोड़ रुपया आपके लिए, बाकी को छोड़ दें, तोहफे की शक्ल 1 करोड़ रुपया आपको कैश उसने कैसे दे दिया है? आपकी बेटे की कंपनी साग डाल के उसको अकाउंट में पैसे कैसे जा रहे थे? वो स्कैंडल यही है कि आपके बच्चे जो हैं वो उनके पास वो पैसा है, वो मनी है जो उनकी अपनी नहीं है, जो लीगल नहीं। और केस क्या है? ये करप्शन का केस ही है। आप कहते मैंने बेटे से अपनी तनख्वाह नहीं ली, और आपके बेटे के पास पैसे कहां से आए थे? दैट्स अ होल स्टोरी। अगर वो बता देते तो ये केस ही नहीं होना था। मामला खत्म हो गुस्सा जाता है। खा जाते हैं जब वो माफिया का जिक्र हो, जिस तरह वो एल कैपोन जो है ना, वो टैक्स फ्रॉड पे छोटी सी चीज पे पकड़ा गया था, ये भी टेक्निकलिटी पे उड़ाया है, मगर वो पीछे 10 वॉल्यूम है, वो जरूर पढ़ लें। अच्छा, आज एक और बड़ी मासूमियत, बड़ी कहानी उनकी मैंने सुनी मियाँ साहब के साथ, वो बड़ी वो सुनने वाली है। आज कहते हैं जनाब कि जनरल मुशर्रफ का ट्रायल जो है वो तो अदालत के हुक्म पे हमने उनको बाहर भेजा था। आपने ये बात पहले की थी ना कि यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों ने भी केसेस को, इसको फैसले को नहीं पढ़ा। सर अवाम को तो छोड़ देना, वो हमारी तरह गजनी है ना बेचारे, उनको तो मैं ब्लेम ही नहीं करता, अवाम तक क्या जाता या नहीं जाता। आज लगता है कि इनको चौधरी साले खान साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, या इनके अटॉर्नी जनरल वगैरह ने इनको जनरल मुशर्रफ वाला केस भी नहीं पढ़ के सुनाया था कि अदालत ने कब हुक्म दिया था आपको कब जनरल मुशर्रफ का नाम ECL से हटाएं। मैं कौमी असम्बली में उस दिन मौजूद था, और चौधरी साले खान साहब ने, मेरे दोस्त, मेरे फेवरेट, उन्होंने फरमाया था कि मैं आज आपको साबित करके जाऊंगा कि हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जी जनरल मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत दी है। 3 घंटे चौधरी साहब ने तकरीर की, मजाल है उन्होंने पूरी दुनिया जहां के आर्गूमेंट दिया। अगर नहीं टच किया तो उन्होंने इस चीज को टच नहीं किया कि यहाँ कहां पे लिखा हुआ है। उनको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि कहां लिखा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि इनको बाहर जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा था इनको, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपकी मर्जी, आप रोकना चाहें तो रोक लें, बिल्कुल। भेजना चाहें तो भेजें। इसी बारे में ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू को यहीं से आगे लेके बढ़ेंगे और इसके साथ साथ कुछ सानिया कोयटा से मुताल्लिक भी बात करेंगे, जिसको 1 साल बीत गया है, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो रिपोर्ट मुरतब की थी उस पर किस हद तक अमल दरामद हो सका या फिर नहीं। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। सानिया कोयटा से मुताल्लिक बात करेंगे, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब से मुताल्लिक अदलिया ने जो फैसला दिया था उससे मुताल्लिक आप गुफ्तगू कर रहे थे। एक तो गिलानी साहब का जो उन पे वो तारी हो गया, गिलानी साहब बड़े अच्छे लगने शुरू हो गए, उनको उनके दिल में हमदर्द है कि फैसला गलत था। फैसला गलत था, लगता है हमारे मुल्तानी पीर की ना बददुआ लगी है मियां साहब को। मुल्तानी को साथ करेंगे, कुछ ना कुछ मुल्तानी बददुआ तो देंगे, और लगता ये है कि यूसुफ गिलानी का सबर इनके काम आ गया सर, कोई ना कोई ट्रिक उसमें कर दिया। आपने सुना उस दिन इफ्तिखार चौधरी साहब भी उनके गिलानी साहब की उनकी बड़ी तारीफें कर रहे थे उसके, हमारी कुलीग सादिया अफजाल के शो में, कि गिलानी साहब खानदानी आदमी थे। अल्फाज सुने हैं, ये बड़ा डीप थॉट था उनका। उन्होंने कहा गिलानी साहब चुप करके चले गए थे, एक लम्हे के लिए भी कुछ नहीं कहा, चुप करके चले गए। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि अगर वो गिलानी साहब को खानदानी कह रहे हैं तो पता नहीं किसको वो क्या कह रहे हैं कि चुप करके चले गए थे वो। एक बात, आज नवाज शरीफ साहब को गिलानी साहब पे लगता है मुल्तानी पीर की कोई ना कोई करामत तो है सर, करामत हो गई यानी कि। और उस वक्त क्या कह रहे थे, अभी हमने दिखाया है, अभी हमने दिखाया है। इस मैं फिर कह रहा हूं, मैं रिपीट कर दे तो आज गिलानी साहब फिर वजीर आज़म चले जाएं, रिव्यू कर भी ना करें, फौरन चले जाएं, ये साबित हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। आज वो कहते हैं जनाब कि गिलानी साहब को मिलने वाली सजा बड़ी अनफेयर थी। अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं तो जनाब हिज एक्सीलेंसी की हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अपने बारे में क्या कहेंगे? जो इनकी आए थे, इनकी सजा 14 साल, इनकी सजा, इनकी नहली 21 साल, और इनको 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोबारा इनके केसेस भी खत्म किए थे इफ्तिखार चौधरी साहब ने। उस फैसले पे क्या कहेंगे? वो फैसला ठीक था? मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, आपके केसेस लाहौर हाई कोर्ट में सारे सेटल होते रहे हैं, वो ठीक थे। उस पे तो कोई फैसलों पे आपको एतराज नहीं होता। नैब ने सेटल कर दिया, वो भी ठीक थे। जो फैसले आपके हक में होते रहे वो ठीक थे, जो पीपल्स पार्टी के होते रहे वो देखे जी वो सारे के सारे वो ना अब आपको याद आ गया। आज जो बड़ी अहम चीज की है इन्होंने, वो जनाब मुशर्रफ वाली सर जी जी, उन्होंने आज फिर सारे का सारा मलबा जो है ना पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था उनको, और हमने ठीक कहा है, ना इनका एडवाइजर वो पढ़ते हैं, जजमेंट्स पढ़ते हैं, ना इनके वकील अगर पढ़ते हैं तो इनको समझाते नहीं है कि हमें क्या जरूरत पड़ी है कि मियां साहब। इमेजिन कर सकता हूँ क्या हुआ की फैसला आया जी, और मियां साहब तानू कामे ते कर देता है। अब वो वकील जो हैं उन्होंने करोड़ों की फीसें ली हुई हैं, उन्होंने सच्ची बात नहीं किसी ने भी बताई होगी कि जनाब वो कतरी लेटर जिसने मशवरा दिया वो गलत था, जिसने मशवरा दिया कि नैब चेयरमैन से खुलवा दें वो पदाबिया खुलवा दें वो गलत था। उसके बाद फिर जिसने GIT मांगी, खुद मांगी कि GIT दे दें, और फिर जिसने GIT पे कहा जीत गए हैं, वो उन 4 वकीलों से पैसे वापस ले लें। आपने अच्छी खींची है, वकीलों से याद दिलवाया, फिर हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे सारे के सारे। पहले ऑलरेडी हमारे खून के प्यासे हैं वकील जो बड़े बड़े हैं, अब फिर हम किसी वक्त EOBI का वो हम स्कैंडल उठा के ले आएंगे जिसपे सुओ मोटो लिया गया था। कितने बड़े बड़े वकील, उन्होंने करोड़ों रुपए की फीसें EOBI के खाते से ली, हालांकि अटॉर्नी जनरल भी थे, एडवोकेट जनरल भी थे, उनको पेश नहीं किया गया। और जो करोड़ों की फीसें इन्होंने EOBI से दी, उनका खुरा जो है ना फिर उसी तरफ चला जाएगा, फिर नाराज हो जाएगा पूरा लाहौर का माफिया। लाहौर वाले फिर ये सारे जो इनके हक में बोल रहे हैं वो सारे EOBI के भी वकील थे। सिंपली इतने सा इशारा दे दें, ये जो वो फरमा रहे हैं ना आजकल वो ड्रम बीटिंग हो रही है और नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत दिल में आई हुई है सबकी, ये सारे के सारे EOBI का हम खोलने वाले हैं, फाइल पूरी मंगवा लिए, आपके सामने शेयर करेंगे किस किस बड़े दानिशवर ने, किस किस बड़े वकील ने, कौन कौन से जमहूरियत के, इंसानी हकूक के कितने करोड़। एक तो मैं हैरान हुआ जूनियर वकील का सुन के, जो भी मतलब जुमा 8 दिन हम कहेंगे, मेरी तरह मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, हम भी इतने कोई वो नहीं है, 1,70,00,000 रुपए की पेमेंट EOBI से कराई है। 1,70,00,000 जी। मैं अब मैं तो नजर कुंदल इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मेरे खिलाफ तो मुकदमा ऐसे ही है, वो देखिएगा क्लियर हो। और अगली बात, वो जिनको पेमेंट की गई है ना, अगर आमिर मतीन साहब मुझे माफ कर दें, वहीं से गिलास ना मेरी तरफ फेंके मैं इधर कर लेती हूं, उधर कर ले, सारे के सारे लाहौर से हैं भाई। इसके बाद में आगे हर बार आप लाहौर को वो कहीं ना कहीं निकला, सारे के सारे जहीन लोग जो है ना लाहौर में पैदा हुए, वो वकील लाहौर में पैदा हुए हैं, कालम निगार वहीं पे, टीवी एंकर्स वहीं पे, यहाँ पे इवन जुडिशरी के लोग वहीं से, सियासतदान वहीं से, आपके वजीर वहीं से, सारी की सारी दानिश जो है ना वो लाहौर में आके इकट्ठी हो गई है। और करोड़ों रुपए की जो फीसों वाला स्कैंडल में पढ़े लिखे हैं, पीछे TT सिंह से है, कोई किधर से है, वो तो फिर होता रहता है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया हुआ है, अदालतों का ऐसे खिलाफ नहीं है हमारे बड़े बड़े वकील। उन्होंने कहा जनाब उस सुप्रीम कोर्ट ने
कि आपने जो करोड़ों रुपए के यहाँ पे अटॉर्नी जनरल रखे हुए हैं, आपने यहाँ पे एडवोकेट जनरल रखे हुए हैं जिनको फीसें दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, उसके बाद ये प्राइवेट आप क्राउड कैसे हायर कर सकते हैं, वकीलों को हायर कर लेते हैं। खैर मैं थोड़ा सा उसपे तो हम ये करेंगे, ये बड़ी ये लंबा थद्दा है, वो लेके आएंगे जो आजकल हमें भाषण दे रहे हैं ना, बड़े दर्स दे रहे हैं कि जनाब आप लोग बड़ा वो फरमा रहे हैं, आपको आपकी फीसों की चीजें लेके आएंगे कि किस किस से आपने क्या लिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये थी मुशर्रफ साहब वाली, नवाज शरीफ साहब फिर भोले बन गए हैं। उन्होंने कहा जनाब कि इनको अदालतों ने, अगर वो जरा आप अदालत ने हरगिज नहीं कहा था कि जनाब मुशर्रफ का नाम ECL से निकालें, और अगर हामिद मीर साहब का मैं कॉलम पढ़ रहा था, आप पढ़ें, हामिद मीर साहब ने भी लिखा है कि आपके अटॉर्नी जनरल बार बार अदालत को कह रहे थे कि जनाब जो फैसला आप कर दें, कहीं पे अपोज नहीं किया। अदालत समझदार थी, उन्हें पता था कि सारा मलबा आप उन पे डालेंगे। उन्होंने कहा ना यू आर द गवर्नमेंट, आप इंटीरियर मिनिस्ट्री हैं, आपने मुशर्रफ का नाम आपने ECL से निकालना है, निकालें, नहीं निकालना मत निकालें, आपकी सवाबदीद है, आपकी सवाबदीद है, यू आर द गवर्नमेंट, हमारे ऊपर ना डालें। और चौधरी निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मिल के उन्होंने नाम उसका निकाल दिया। चले उनको तो छोड़ दें, अदालतें और जनाब मुशर्रफ साहब के हक में थी या नहीं थी, जाने दिया, मान लेते हैं जाने दिया। जो जमहूरियत के चैंपियन थे, जो आज हमें सारे लेसन देते हैं, जरा उनको कौम को, क्यों कौम गजनी है ना, हम गजनी है ना, जरा कौम को दोबारा सुने कि उस वक्त कौन इस हक में था और कौन खिलाफ था कि जनरल मुशर्रफ को कुछ नहीं कहना। मेरी जिंदगी पे उससे कोई असर नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं। जाने दे उसको, हम इतने ताकतवर नहीं है कि रोक सके। अब जरा सुनाएं कौम को दोबारा, उस वक्त जरा चलाएं कि जनरल मुशर्रफ का जो आज नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है, हजूर आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग भी उस वक्त कह रहे थे कि जनरल मुशर्रफ का ट्रायल ना होने दें, जरा उनको बुला के जरा उनसे पूछें कि आपने ये अल्फाज आके टीवी पे क्यों कहते, जरा कौम को फिर सुने। बिल्कुल वो क्लिप हमारे पास है, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब उसको दिखाएं। मगर ये जिस तरह केस हुआ कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने लिया ये, फिर उन्होंने ऑलमोस्ट पुश द गवर्नमेंट कि वो कहे आके कि हम ये केस दायर करने लगे हैं। गवर्नमेंट का ख्याल था ये बड़ा पॉपुलर इशू होगा, मगर लोगों का ये मसला नहीं है, ठीक है। लोग जो हैं वो इंतकामी नहीं है। और आप देखें कि मुशर्रफ साहब के इस केस की वजह से एक इतना तनाव आया सिविल मिलिट्री रिलेशंस में। तो अगर आप हकीकत देखें, ग्राउंड रियलिटीज, और जैसे अख्तर साहब ने कहा आगे चलने की बात है, तो मैं समझती हूँ उनको आप जाने ही दीजिए, तो वो आए ना आए, इस केस का क्या हो ना हो, मेरी जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जिंदगी में तो तब फर्क पड़ेगा कि वो लोग एक्सपोज हों जो कि रोज उस छतरी के नीचे, और आज भी इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे बैठ के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जी मुशर्रफ चला गया तो आपका ख्याल है कि यहाँ पे आमिरों के यहाँ पे सैटेलाइट्स नहीं है? अभी भी है, हर इंस्टीट्यूशन में बैठी हैं, आपकी इंस्टीट्यूशन में बैठी है, मेरी इंस्टीट्यूशन में बैठी है, पार्लियामेंट में बैठी है। नहीं तो लेकिन ये आज भी साबोटाज करती है डेमोक्रेसी। काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जब तक एक आमिर का पाकिस्तान में एहतसाब नहीं होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो पाकिस्तान में ये वाले वाकयात होते रहेंगे, कभी भी आप फिर आमिरियत का रास्ता नहीं रोक सकते। आप नहीं, ऐसी बात कभी नहीं होती है, वो इंतकाम की नजर से देखा जाएगा। और खास तौर पे आप ना सोचें कि वो आपके एक इंस्टीट्यूशन का हेड रहे हुए, आप क्या बिल्कुल ही यहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री रिलेशनशिप्स को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, इसको बर्बाद कन्फ्रंट्रेशन कराना चाहते हैं? देखिए, अपनी अपनी औकात हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल अपनी अपनी औकात हमें खासा साहब पता होनी चाहिए। पहले ब्रेक पे जाएं, ये बात नवाज शरीफ साहब को, आसमा जहांगीर साहबा को पर्सन में जाकर समझा देनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं, हम तो हमेशा से कहते रहे कि ट्रायल हो, और शुक्र करें हमारे दोस्त हामिद मीर साहब के, उन्होंने जो गुस्ताखाना सवाल किया ना दरमियान में, उन्होंने इनको नौकरी से नहीं निकलवा दिया, बच गए। चले बस इसका शुक्र अदा वो करें। एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे उस खत की जो कि मारूफ सिफारतकार अब्दुल बासित साहब की जानिब से अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी को लिखा क्या गया, उसको चार्जशीट किया गया, किस तरह से, वो हम आपको बताएंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। उस खत से मुताल्लिक जिसमें चार्जशीट किया गया है, एजाज चौधरी साहब को उससे मुताल्लिक डिटेल्स देंगे, लेकिन क्विकली मैं आपसे आमिर साहब जानना चाहूंगी, एक तो 62(1)(f) के तहत, जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, दूसरा ये कि सानिया कोयटा, बड़ा अफसोसनाक सानिया था, दिल दहला देने वाला, 1 साल उसको आज मुकम्मल हुआ। ये आज का दिन तो बड़ी तकलीफ दही है। मेरा तो ज़ाती बड़ी तकलीफ़ में रहता हूँ कि मेरे वहाँ पे 2-4 बड़े ही करीबी दोस्त उसमें शहीद हुए थे। वो लोग जब मैं कोयटा जाता था उनके पास ठहरता था, वो यहाँ मेरे पास आके ठहरते थे। वेरी ब्राइट, अदनान कासी, दाऊद कासी और बड़े करीबी दोस्त जो है, बड़ी तकलीफ़ में रहता हूँ। बस ये
तो उससे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि फायद ईसा साहब ने, जज साहब ने बहुत अच्छी रिपोर्ट एक भेजी, 1 साल गुजर गया है, वहाँ सब गए हैं कोयटा में, सारे तकरीरें करते रहे हैं, रेटरिक फलाना फलाना, किसी ने नहीं कहा कि जवाब दे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी कि उस रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन का आपने क्या किया है, कुछ नहीं किया। फिर ये कहते हैं कि अगर वही जज साहब जुडिशियल ओवरसाइट भी रखते तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो जानी थी। जस्ट उनकी रिपोर्ट दे दी और उन पर अटैक भी कर दिया कि जना बड़े सख्त अल्फाज किए हैं कि जी आईजी के मुतालिक ये कह दिया। भाई सही कहा है, वो बड़ा एक पूरी वहां पे कोयटा जैसे शहर में एक बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज थी वकला की, वो एक पूरा और समझ लें कि जनरेशन खत्म कर दी वकला की, और उससे पूरे सूबे की गवर्नेंस, उसके जो अखलाकी पहलू तो बाकी हैं ही हैं, अफसरदा पहलू, इंसानी पहलू छोड़ें, उसके कानूनी पहलू और गवर्नेंस के पहलू जो हैं, तो पहली बात तो ये है कि वो बड़ी तकलीफ है। खुदा के लिए कोई दोबारा तकरीरें ना करें, उसको इम्प्लीमेंट कर दें। दूसरा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब आज कह रहे थे और आगे ये इस तरह के इशारे आ रहे हैं कि 62(1)(f जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म को निकाला गया है, उसके मुतालिक कि जी ये एक नई आईनी तरमीम करके जो इसको ख़त्म कर दिया जाए। मैं टेक्निकली ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो ज़ियाउल हक साहब की इंटरवेंशन से जो इस्लामिक इंजेक्शंस डाली हुई हैं, बिल्कुल इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मगर एक चीज़ बात यह है कि पहली बात तो ये कि अभी नंबर्स की गेम, मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त शामिल होगी कि 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो ये नवाशी वगैरह ने ये रखवाई थी कि ना इसको ना छेड़िएगा। और अब अव्वल तो नंबर्स की प्रॉब्लम है कि होनी बड़ी मुश्किल है, दूसरा फर्ज करें वो हो भी जाए तो रेट्रोस्पेक्ट में ये नहीं वो पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कि जी इसके साथ नवाज शरीफ साहब बहाल हो जाए, वो तो वो है ही नहीं, वो एक दिन में मेलाफाइडी होगी के लिए अपने लिए किएगी, ये वो नहीं है। दूसरा मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा क्विकली कि आप इसको हटा लें। आपने क्या किया कि पहले ही नवाज शरीफ साहब ने कंट्रोल रखा कि आपने 11वीं तरमीम करवा के पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटर हैं पार्टी हेड्स जो है। वो कशमाला बेचारी वो सही कहती रहती थी, शोर मचाती थी कि पार्टी में उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता, एनी टाइम किसी को उठा के फेंक दें। उसके बाद आपने गवर्नमेंट के अंदर आए तमाम रेगुलेटरी अदारे जो हैं वो रिक किए, कोई नहीं किया। नैब का चेयरमैन जिस तरीके का आपने लगाया, वो 18 साल के मुकदमे जो है वो पड़े हुए हैं, ये लोगों को याद नहीं रहते। 6 अपीलें हैं जहां अपील नहीं की, FIA में रिक कर लिया आपने, SCCP रिक कर लिया, सारे रिक कर लिए। ये 58(2) भी खत्म कर रही, ये 61(2) करवा लें, खत्म करवा लें। मगर इससे ये नहीं होगा कि इंसाफ रुक जाएगा, तफ्तीशें नहीं होंगी। अदालतें होते किस लिए हैं, कवानीन आइन होते किस लिए हैं, इंसाफ हो। अगर ये समझ रहे हैं कि ये इस तरह की तरमीमें चेंज करके ये तफ्तीशें नहीं होंगी, और इनके जो 30-40 साल से हम एज रिपोर्टर ये केसेस करते रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला, लोगों को नहीं मिला। अब जाके JT की रिपोर्टों में पता चल रहा है कि कतरी लेटर आ रहे हैं। ये सारी चीजें अगर इदारे काम कर रहे हों तो फिर इनकी जरूरत नहीं थी। SC ये जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती रही हमें मजबूर है टेकअप करने पे, इदारे काम नहीं कर रहे हैं। अभी जुडिशियल ओवरसाइट इसलिए रखी हुई है कि उनके बगैर ये होना नहीं था, आपको ISI MI के बंदे डालने पड़े। सो ये समझना कि इसको हटाने से, इस आर्टिकल से आइंदा इनका कंट्रोल हो जाएगा और आइंदा कोई बंदा चोर की चोरी रुक जाएगी, ये नहीं होगा। ये खाम ख्याली अगर ऐसा सोचा जा रहा है। छोटा सा इस पे कमेंट कर रहा हूं, आमिर साहब ने अच्छी गुफ्तगू की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ये क्लास आप हटा रहे हैं, तो इसका मुतबादिल आप क्या देंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, वो वहां पे चोर भी हो सकता है, वो झूठा भी हो सकता है, करप्ट भी हो सकता है, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप जनरल ज़िया की प्रोविजन हटाना चाहते हैं, हटा दें। इसका मुतबादिल क्या देंगे? ये बेस्ट है, मतलब इसको सिर्फ डिलीट कर दिया जाएगा, आप उसके बाद कल को अदालतें आपके खिलाफ या आप अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। दैट्स ए डेंजरस ये प्रपोजल। इंप्रूव करें, वही हमने बताया ना, इंप्रूव करें कि जनाब कंक्रीट क्लॉजेस डालें, फलाना चोरी पे पकड़ा जाए तो निकाल दिया जाए। इस पे बात हम ये करते रहेंगे। इखलाकी पहलू निकाल दें, मजहबी पहलू निकाल दें उसका, क्योंकि शायद करना मुश्किल हो जाता है। मगर ये जो उसके अंदर मजहब आपको क्या कहता है कि आप झूठ ना बोलें, इसलिए मजहबी तौर पे बात वो गलत हो जाती है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही जो हम बात ये कहते हैं, ठीक है जनरल ज़िया की डाली हुई है, तो मजहब क्या कहता है? सच बोलो, झूठ ना बोलो, बेईमानी ना करो, न चोर बाजारी ना करो, लूट मार करो। मजहब ये कहता है खुदा ना खासा के सारे काम कर लो आप।
ये हमें नैरेटिव जो दे दिया गया है ना कि मजहबी क्योंकि क्लासेस हैं लिहाजा डेंजरस हैं, हुजूर ये मॉरल हैं। दुनिया भर में ये तमाम जो मज़ाहिब आते हैं मोरालिटी की बुनियाद पे ही हैं। कोई भी मजहब हो, किसी को उठा के देख लें, अगर मज़ाहिब में से मोरालिटी निकाल लीजिए तो पीछे क्या बच जाएगा। तो ये कहना क्योंकि मजहबी क्लासेस हैं लिहाजा निकाल दीजिए सर, तो मजहब आपको इन तमाम चीजों से रोकता है। दुनिया भर के बाकी दीगर कवर, मसलन वहां पे अमेरिका में बिल क्लिंटन ने झूठ बोला, उन्होंने उठा के उसका ट्रायल शुरू कर दिया। सो ये जो इन्होंने सबसे बड़ा था, और यहाँ तो 10 पर्जरी, फैब्रिकेशन, फ्रॉड, कागजात जाली। इसीलिए ये नैरेटिव दे रहे हैं ना कि मजहबी क्लासेस हैं और उन्होंने लिबरल क्लास को पीछे लगा दिया हुजूर। ये दुनिया भर में जो पार्लियामेंट होती है उनके लिए फिर हमें अल्टरनेट बता दें कि आप फिर इनको कैसे, आप झूठ को, फ्रॉड को, फॉर्जरी को अपने प्रूव करें, लोन राइट का क्राइटेरियन कंक्रीट बना दें कि जनाब ये झूठ फ्रॉड बोलेंगे आप नंबर्स गेम में तो आप अमीन और सादिक देखेंगे। इस पे हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट आमिर साहब जो है वो एक लेटर है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और बड़ा बोल्ड लेटर है अब्दुल बासित साहब हमारे इंडिया में हाई कमिश्नर रहे हैं और इंडिया में इनकी बड़ी है, सफारतकारी बड़ी एक्टिव रही है, सोशल रहे हैं, वहां पे इनका इंडियंस के साथ, मीडिया के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन बड़ा बेहतर रहा है। इन्होंने गैर मामूली एक खत लिखा है, और जो खत लिखा है इन्होंने वो एजाज चौधरी साहब को लिखा गया जो अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर है और साबिक फॉरेन सेक्रेटरी। जी, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी। एक तरह की चार्जशीट की अब्दुल बासित साहब ने, उन्होंने उसमें लिखा और अभी बासित साहब अपनी सर्विस में थे, अभी रिटायर हुए, जो अगस्त वगैरह को रिटायर हुए, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली है उस पे। ये उसमें उन्होंने 3 इन पे 4 जो है बड़े शदीद चार्जेस लगाए। हम तो कहते थे नाहल आदमी है। इन्होंने जो डील दी थी फैसल मुश्ताक को, जो उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस की दे के गए थे अपनी बेगम साहब और अपने साथ मिल के जो फ्रॉड करके यहां से उसको रिवार्ड के तौर पर अमेरिका में एम्बेसडर लगाया, उन्होंने इसमें लिखा है कि आपसे ज्यादा यहाँ वर्स्ट एवर फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान में नहीं रहा। एजाज चौधरी साहब को लिख रहे हैं अब्दुल बासित साहब, और उनसे सीनियर ये उस पोजीशन पे रहे, सीनियर है उनसे। ये उन्होंने ये कहा है कि मुझे अभी भी खतरा है कि आप वहां पे अमेरिका में पाकिस्तान के बदतरीन सफीर साबित होंगे, पाकिस्तान के मफाद का ख्याल नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। एक तो उन्होंने कहा जनाब ये डिप्लोमेसी जो डेलिकेट जॉब है, आप इस काम के लिए बने ही नहीं थे, आपको दे दी गई। जी, जो आपके जिम्मे लगा दी कि आप इस काम के लिए बने ही नहीं थे। फिर उन्होंने यहाँ पे बड़े उसकी तफसीलात दी हैं कि आपकी कौन कौन सी बड़ी नाकामियां, उफा जॉइंट स्टेटमेंट का उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त थी। फिर उन्होंने कहा जनाब ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो पाकिस्तान कितने अरसे से 15-16 साल से चेयरपर्सन था, तो आप उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे जब ये सारी की सारी वहां पे शिकस्त हुई है पाकिस्तान को वहां पे। और प्लस उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान के लिए बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप जैसा बंदा जो है इतनी अहम उसको डीसी में पोस्टिंग दी गई, आप इस काबिल नहीं है कि आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वहां पे आप उनको ये बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं। प्लस वो लिखते हैं कि मुझे तो ये भी खतरा है कि आपको 2018 में जब आपने रिटायर होना है तो आपकी सर्विस में एक्सटेंशन करके इस मुल्क की डिप्लोमेटिक बर्बादी के मजीद भी बंदोबस्त किए जाएंगे। इनको साल डेढ़ टेन्योर रहता था, छोड़ दिया है, लोगों को एक्सटेंशन मिल रही है, इस पे बात करते रहेंगे। और नवाज शरीफ साहब कल जो रैली लेकर निकल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर के लिए, इससे मुताल्लिक भी 92 न्यूज आपको मुसलसल अपडेट करता रहेगा। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।